नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरदोई से है। कस्बा बंदीपुर निवासी छेदी रेदास के पुत्र हरिश्चंद्र मंगलवार को बारात से लौटकर आए थे। घर में खुशियों का माहौल था और परिजन मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। इसी दौरान रसोई में खाना बनाने के बाद महिलाओं ने गैस सिलेंडर बंद तो कर दिया था, लेकिन बताया गया कि रेगुलेटर सही तरीके से लॉक न होने के कारण गैस का रिसाव होता रहा। कुछ ही देर बाद रिसाव ने विकराल रूप ले लिया और अचानक आग भड़क गई और साथ ही आग की लपटें देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए बिना समय गंवाए सिलेंडर को बाहर फेंक दिया, जिससे संभावित बड़ा विस्फोट और जनहानि टल गई है। हालांकि जब तक आग पर नियंत्रण पाया गया, तब तक घर में रखा अधिकांश गृहस्थी का सामान जलकर राख हो चुका था। घटना के बाद स्थानीय लोगों भी मौके पर पहुंच गए हैं, जुट गए हैं और मिलकर आग बुझाने के सहयोग किया है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। परिजनों का कहना है यदि कुछ देर और हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद सोनभद्र में बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली का बिल कम करने के लिए एक उपभोक्ता से 30,000 की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने घूस लेते दोनों बिजली कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। विजिलेंस की कार्रवाई पर बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मात्र 84 यूनिट के लिए 30,000 रुपए घूस मांगने की बात सामने आई है। सोनभद्र जिले के दुद्धी कस्बे में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बिजली कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। पकड़े गए कर्मचारियों में एक TG2 और दूसरा संविदा लाइनमैन बताया जा रहा है। आपको बता दें, दोनों आरोपी एक स्थानीय श्रृंगार स्टोर व्यापारी का बिजली बिल कम कराने के एवज में मोटी रकम मांग रहे थे और व्यापारी ने इसकी शिकायत मिर्जापुर विद्यांचल मंडल की एंटी करप्शन यूनिट से की है। शिकायत की पुष्टि होते ही टीम ने ट्रैप तैयार किया और दोनों विद्युत कर्मियों को वहीं मौके से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। कार्रवाई होते ही बिजली विभाग में अफरा तफरी मच गई, तमाशबीन इकट्ठा हो गए और साथ ही पूरे कस्बे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। पीड़ित व्यापारी नीरज कुमार ने बताया कि उसका बिजली का बिल 84 यूनिट था, लेकिन बिल की राशि 60,000 रुपए से अधिक आ गई है। इससे ठीक कराने के नाम पर बिजली विभाग के इन दोनों कर्मचारियों ने उससे 30,000 रुपए की रिश्वत मांग ली थी। क्या नाम है आपका? मैं नीरज कुमार गुप्ता। अभी यहाँ एंटी करप्शन की टीम आई थी, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा विद्युत बिल 84 यूनिट का 60,173 रुपये बना दिए थे और मैं जब कार्यालय में गया तो वहाँ पे तोल मोल किया गया 38,000 पे। तो हमने कहा बहुत ज़्यादा है, हमने कभी यूज नहीं किया है, 84 यूनिट है, कोई लोड नहीं है। तो इन्होंने 30,000 रुपये देने को कहा, तब हम कहे कि हम जीरो करा देंगे बिजली का बिल। तो कौन लोग थे, किस विभाग किस पद पर थे? ये थे जावेद साहब थे, एक TG2 पद पे और एक थे अशोक निगम लाइनमैन। चूँकि अभी तो ये अभी अभियान चल रहा है माफ़ी का जी, तो उसके तहत आप ऑफिस में गए थे? हमको ऑफिस ही बुलाया गया था। अच्छा। फिर वहाँ से मौके का निरीक्षण किया हमारे मीटर का, फिर तब इन्होंने मोल तोल किया। क्या बोले कि 38,000 रुपया लगेगा टोटल का? हाँ, 38,000 लगेगा तो आपका मैं शून्य करा दूंगा। फिर मैं बोला कि मेरे हिसाब से तो अभी बहुत अधिक है, 84 यूनिट ही है, मैंने उपभोग तो किया नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि लास्ट 30,000 लेंगे तब होगा। तो क्या वो तो आपके पास आ करके हाँ, और हमको धमकाया भी गया, नहीं तो आपका बिजली बिल भी कटेगा और आप जेल भी जाएंगे। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने एंटी करप्शन वालों को सूचना दे दी। खबर सोनभद्र से है, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तार टूटकर गिरी। आपको बता दें, पुआल में लगी आग, 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कक्षा 7 में पढ़ने वाले राम प्रसाद पुत्र धर्म सिंह के रूप में हुई है। किशोर की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी भेजा है।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यालय चौकी ब्रजघाट का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहा कि ब्रजघाट क्षेत्र में धार्मिक व पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं यात्री आते हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में त्वरित पुलिस उपलब्धता, सुरक्षा प्रबंधन एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह नई चौकी अत्यंत आवश्यक थी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जीर्णोद्धार की गई नवनिर्मित चौकी से क्षेत्र में गश्त, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं में अधिक तेजी आएगी। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया और क्षेत्राधिकारी धनौरा, प्रभारी निरीक्षक गजरौला सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण एवं स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने चौकी परिसर का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी भी ली है। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता, तत्परता, सतर्कता एवं जनता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने भी पुलिस चौकी के शुभारंभ का स्वागत करते हुए इस क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी एवं जनहितकारी पहल बताया है। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती की गिलौला थाना क्षेत्र के घोरमा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ लोगों ने शादी करवाने का लालच देकर किसान से बैनामा करा लिया और उसकी कीमती जमीन हड़प ली है। ना शादी करवाई, ना पैसा दिया, किसानों को सालों तक घर से दूर रखा। अब बीमारी की हालत में छोड़कर गए। परिवार थाना तहसील के चक्कर काटते काटते थक चुका है। परिजनों का आरोप, जमीन हड़प कर अब आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस कब्जा हटवाया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। समस्या हुई है भैया? समस्या यह है भाई कि हमरे देवर का 5 साल से घनश्याम और आनंद कुमार गायब के हैं। उसके बाद में हम 4 बार इनका पकड़ लेकर आए, तब 100 नंबर आए हमरे द्वारे से इनका पकड़ लेंगे कि हम तार शादी करवा दे। फिर एक लड़की के साथ में उसका फोटो भी खिंचाए, फोटो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद में वह जमीन 4 बीघा 6 बिस्वा बताए कि हम बैनामा कराए। पैसा जो 1 लाख 2 लाख दीन की नाय दी निका तो ये जाने वही जाने। उसके बाद पैसा नहीं दी और जमीन कुल हड़प ली। उसके बाद में जब एक किराए लगे हैं तब इनका हमरे द्वारे भिजवा दी। उसके बाद में फिर थाने पर भवा हम गए विधायक जी के, वहाँ से दरखास्त लन। दरोगा कहीं 3000 रुपया दे दियो। पहले 2 कहीं दरोगा कहीं 3000 रुपया इनका दे दो इलाज के लिए। फिर नूरे चौकीदार इनके फिर गए तो कहीं हम 2 रोज बाद दे पड़े। उसके बाद में ये कुछ नहीं दी है। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम साहब यही भैया मांग करी था कि इनका इलाज कराओ, इनका ठीक कराओ। अब कि तो इनकी जमीन छोड़ा, इनका सेवा आज कौन करे? हमसे कहते तो पुण्य कमाते, तो एक मतलब 4 थोड़े कोढ़ी ला हमरे द्वारे छोड़े, हम पुण्य कमाई। क्या समस्या हुई है? हमरे ये समस्या है भैया कि जैसे हमार 20 बीघा का चक रहा, हमार चक नपा ना है। नपे के पहले घनश्याम यादव जगराज से बैनामा लेकर और ये लाठी टंगारी फरुआ के बल पर जबरदस्ती बिना नापे हमरे जमीन में कब्जा की है। कोई इनके फिर रिपोर्ट ना है कि हम कैसे नपावा, कौन नेपाल से, कौन नायब से, कौन तहसीलदार से या किसे नपावा। ये अपने मर्जी से कब्जा की है और अभी तक नहीं नपा है। ये जबरदस्ती कब्जा करते हैं। किस लिए यहाँ से आपके भाई लेके गए थे? क्या लेके ना गए, इनका लेके गए घनश्याम यादव, तो कहीं कि हमका बैनामा दो, हम उनके जमीन में कब्जा कर ले। समस्या हुई है आप लोगों को? समस्या ये है कि हमारे भाई को 4-5 साल से गायब किए, जमीन लिखाई लिंस से घनश्याम यादव, चिरई यादव। उसके बाद में रुपया मांगता है तो उसको भी नहीं देते हैं, मार के लाए हमरे घर पर छोड़ देंगे। थाने में तहरीर दिया? तहरीर दिया थाने, कोई सुनवाई नहीं है। बताइए। शादी के बारे में ले गए रुपया, शादी के बारे में ले गए और 5 साल से गायब किए रहे। और के बाद शादी करवाओ के चक्कर में ना शादी करवाए ना रुपया पैसा दिए और जमीन भी हड़प लिए हैं। कितने बीघे जमीन हड़पने? 5 बीघे है। 5 बीघे। कितने पैसे हुए और कुछ मिले या नहीं मिले? कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं दी नहीं। अभी स्थिति कैसी है आपके भाई की? अभी हालत में है कि उनके गोड़ भी सर गया और मार के भवा है, मारी नहीं थी।
खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा जनपद अमरोहा में त्वरित सेवा के लिए आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित यूपी डायल 112 की 7 नई गाड़ियां स्कॉर्पियो वाहन को पुलिस कार्यालय अमरोहा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा डायल 112 की त्वरित सेवा के लिए पुलिस मुख्यालय से कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत प्राप्त हुई आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित GPS से लैस 7 नई गाड़ियां स्कॉर्पियो वाहनों को आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को पुलिस कार्यालय अमरोहा से हरी झंडी दिखाकर थाने हेतु रवाना किया गया है। महोदय द्वारा नई गाड़ियों पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ नई गाड़ियों को रूफटॉप PGT कैमरा और साथ ही बॉडी वॉर्न कैमरे आदि अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे आपात स्थिति में आम जनों को हर प्रकार की सहायता और तेजी से मिल सकेगी और किसी भी घटना की सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर गाड़ियां पहुंचेंगी। डायल 112 के प्रत्येक वाहन पर आपातकालीन सहायता किट के अतिरिक्त आधुनिक संसाधन GPS व पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि आपात स्थिति में त्वरित और कुशल सेवा सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही जनपद की डायल 112 सेवा ने प्रदेश भर में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं का प्रदर्शन करते हुए लगातार श्रेष्ठ स्थान अर्जित किया है, जिसका परिणाम स्वरूप जनपद के नागरिकों को उच्चतम गुणवत्ता की सुविधा प्राप्त हो रही है। आज जनपद अमरोहा के यूपी 112 में 7 यूपी 112 की वाहनों का एडिशन हुआ है। इसके साथ कुल 35 यूपी 112 के वाहन हमारे जनपद अमरोहा में लगातार कार्य कर रहे हैं। इनसे हमारे रिस्पांस टाइम में और बेहतरी आएगी और जनता को हम बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। जनपद इटावा में डीएम आवास के बाहर आपको बता दें, मैदा लदा ट्रक पलटने से भीषण आग लग गई। लाखों का मैदा जलकर राख हो गया है। वहीं परिचालक घायल बताया जा रहा। बता दें कि इटावा में मंगलवार रात डीएम आवास के बाहर एक बड़ा हादसा हो गया। मैदा से भरा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए की मैदा जलकर राख हो गई है, जबकि ट्रक का परिचालक घायल हो गया। यह घटना डीएम चौराहे पर हुई है, जब ट्रक हाईवे की दिशा से शहर में प्रवेश कर रहा था। डिवाइडर से तेज टक्कर के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर डीएम आवास के पास सड़क पर पलट गया। ट्रक की डीजल टंकी फट गई और कुछ ही पलों में आग लग गई। आग इतनी तेज लगी और फैली कि ट्रक पूरा धू धू कर जलने लगा। धमाके के साथ टायर फटने लगे, जिससे आसपास के लोगों में इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। तो और क्या इस समय हालात हैं? जानकारी मिली कि डीएम चौराहे पर गाड़ी पलट गई और उसमें आग लग गई। इस सूचना पर हम लोग तत्काल आए और आग को बुझाना उनकी आग कंट्रोल है। अच्छा, क्या मतलब कौन सी गाड़ी थी, कैसे पलट गई, कुछ ये हमको जानकारी नहीं कैसे पलटी है। अब ये तो यही जानने जो मुख्य हम लोग वही बताएंगे। शायद है ये डिवाइडर पे चढ़ी हुई गाड़ी शायद। अच्छा, उससे पलटी है। कोई हताहत, कोई मतलब कोई जनहानि? कोई अब जनहानि तो नहीं है कोई, और जो कुछ माल है वही पलट गया और गाड़ी में आग लगी और हम लोगों ने कंट्रोल में कर दिया। लगभग कितनी देर से यहाँ आग जल रही थी? ये अब आग तो जब हम लोग आए तो आग जल रही, तो बस तुरंत हमने उसको कंट्रोल में कर लिया बुझा रहे। अच्छा भाई साहब, कौन सी गाड़ी है, छोटी गाड़ी बड़ी, कौन सी गाड़ी है ये ट्रक है, बड़ा ट्रक है। क्या किस तरीके का कोई माल लदा था इसमें, क्या था? इसमें मैदा लदी हुई है जी। तो अब चीजें कंट्रोल में है। हाँ, लगभग देखने में आया कि लगभग 15 मिनट से आपकी डिपार्टमेंट लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है। आग पूरा कंट्रोल, लेकिन कोई विशेष नहीं। काफी देर से ट्रक जल रहा था और डीएम साहब का बंगला जस्ट पीछे ही है इसके। हाँ, तो मतलब आप ठीक है सब व्यवस्था है? कंट्रोल में आग। शुभ नाम आपका क्या है सर? हमारा चालक सुभाष चंद्र। मतलब आप टीम लीड कर रहे हैं आप जी। कितने वाहन दमकल के यहाँ पर अभी आग बुझाने के लिए आई थी? दो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ दो गाड़ियाँ आई थी। तो क्या अभी लगभग 20 मिनट आपकी टीम आई हुई हो गई, लेकिन अब तक आप कर्मी काम कर रहे हैं, दिख रहा है वीडियो में। तो क्या मतलब आग अभी तो बुझी नहीं है क्या? आग बुझ गई है, थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ है, थोड़ा बहुत उसको जो है चेक करके और बुझाया जा रहा है। लगभग अब कोई विशेष नहीं है। दमकल विभाग को कितना समय लगा आग बुझाने में अब तक? अभी क्यों आग अभी बुझा रहे हैं? लगभग 15-20 मिनट लग गए हैं और अभी काम जारी है? हाँ, अभी काम थोड़ा जारी है, थोड़ा बहुत और लगभग कंट्रोल में है। जानकारी
खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में युवक की हत्या से सनसनी, घर में खून से लथपथ मिला शव, चेहरे पर नुकीले हथियार से वार कर मनोज की बेरहमी से हत्या की गई है। चारपाई पर मिला शव, पास में पड़ी लोहे की रॉड और शराब के पैकेट, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस जांच तेज। आपको बता दें, मृतक मनोज घर पर रहता था अकेला, पत्नी 1 महीने से मौजूद थी। सीओ बीघापुर और मधुपनाथ और मिश्रा और साथ ही एसएचओ ब्रजेश शुक्ला मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अचलगंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा मजरा मनुनगर का पूरा मामला। दिसंबर 2025 को आशीष कुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी बदुआ खेड़ा थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव द्वारा अपने मामा मनोज कुमार पुत्र शिवनाथ निवासी मानव नगर थाना अचलगंज की हत्या की सूचना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। राज दुलारी। कौन है ये जो खत्म? हमारे भाई मनोज कुमार। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना कुछ नहीं मिली हमको, 4 दिन से फोन नहीं हुआ। हर वक्त हमसे फ़ोन करते थे, हम उनकी बड़ी बहन हैं, शाम सवेरे फ़ोन होते हैं। शुक्रवार को हमसे बात हुई, शनिचर को छोटी बहन से बात हुई, फिर रात की बात नहीं हुई तो स्विच ऑफ फ़ोन जा रहा है। फिर एतवार को फ़ोन हमने और बिटिया ने 2 बजे किया है तो फ़ोन उठा है, फिर उसके बाद फ़ोन कट गया, बात नहीं हुई। तब हम पंचे अपने दिमाग में लगाया कि क्या बात है, हमारे भाई से बात नहीं हुई रही है। फिर इसके बाद हम जो जानकारी लंबर रहे हैं प्रधान से गांव के कि मनोज कुमार दिखा रहे हैं, तो वो उसके 3 दिन से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तब हम अचानक चल दिया, यहाँ इन कुंडी लगी तो कमर ओढ़े सो रहे हैं, हम गई सो रहे हैं तो हम कमर खींचा तो उसका अंतकाल दिखा। क्या किसी से कोई लड़ाई उड़ाई थी? हाँ, लड़ाई तो जो है तो जरिया जायदाद के पीछे है। कौन लोग हो सकते हैं? वो हमारे चाचा के लड़का है। ये करते क्या थे? ये अपना काम करते थे कचहरी के, खेती किसानी का काम ज़्यादा करते रहे। कचहरी में क्या काम करते थे? कचहरी में ने जैसे किसी के जमानत लेवा लेने, किसी के ने। खबर लखनऊ से है, जहां वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का लखनऊ में हुआ स्वागत। गोमती के संरक्षण के लिए 1008 किलोमीटर लंबी नदी कर चुकी है पदयात्रा। आपको बता दें कि इंग्लैंड देश में गोमती की दिव्यता की मिसाल दे चुकी हैं शिप्रा। लखनऊ पहुंची वाटर वुमेन शिप्रा ने आज लखनऊ में किया गोमती पूजन। गोमती के उद्गम स्थल से कैथी तक 1008 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाली पहली महिला है शिप्रा। लंदन में महाकुंभ पुस्तक का विमोचन होने के बाद अब भारत में आएंगे लंदन से प्रतिनिधि मंडल के लोग। शिप्रा ने गोमती नदी की पहली पदयात्रा को लेकर लोगों से अपील की है। गंगा गोमती का महत्व भारत और यूपी के लोगों को समझना चाहिए। आप लखनऊ आई हैं तो गोमती नदी को लेकर क्या विचारधारा है, क्या सोच है, किस तरह से काम कर रहे हैं? नर्मदे हर 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 गोमती। सबसे पहले तो मैं आदि गंगा गोमती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शायद भारत की वो इकलौती परिक्रमा है जो माँ गोमती के उद्गम से उनके संगम तक मैंने की थी, और तभी ये प्रण भी किया था कि गोमती के दोनों किनारों को हमें हरा भरा बनाना है, और गोमती जो राजधानी लखनऊ की जीवित इकाई है उसको सच में जागृत करके इस राजधानी को पूर्वकालीन अवस्था में लेकर आना है। और इसी में पिछले दिनों मैं लंदन गई थी, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मैंने वहाँ भी आदि गंगा गोमती का विषय उठाया था कि कैसे हमारी नदियों को माँ और देवी केवल भारत में माना जाता है। तो मेरी माँ गोमती से वो आस्था है, और मुझे लगता है कि जो गंगा से भी पहले आई हुई है पृथ्वी पर, उस गोमती के प्रति हम सब का भाव जागृत अवस्था में आना चाहिए। इसको लेकर आपने जो हिंदी संकट का जो है उसको भी विमोचन कराएंगी, किसके द्वारा होगा? नहीं, अभी लंदन पार्लियामेंट में जब मैं गई थी बोलने, तो वहाँ की मेयर के द्वारा हमने महाकुंभ में जो हमारे पंचतत्व संस्था के कार्य थे,
जिसमें हमने थैला थाली और पौधों का वितरण 45 दिन कुंभ में रहकर किया था, उसकी एक बुकलेट तैयार की थी, जिसका अंग्रेजी संस्मरण का विमोचन हमने लंदन की मेयर के द्वारा कराया। मेरा कारण शायद यही था, संकल्प यही था कि कुंभ एक आयोजन, एक इवेंट या एक उत्सव नहीं था जो एक पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक या शिवरात्रि के साथ ही पूर्ण हो जाए। जहां 67 करोड़ लोग देश विदेश से एक नदी के किनारे का आंचल पकड़ने को भाग खड़े हों, एक दृश्य देखने के लिए लालायित हो उठे, एक डुबकी के लिए वो कहीं ना कहीं छटपटा रहे हो, उस आयोजन को सिर्फ शिवरात्रि में पूर्ण ना होकर अगले कुंभ तक हमें जागृत रखना है। और विदेशों की धरती पर मैं जहां जहां जाऊंगी वहां वहां उस महाकुंभ की जो गाथा है उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। कानपुर नगर में टीकाकरण उत्सव का शुभारंभ आज जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आपको बता दें कि बोना झाबर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का किया गया शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी ने फराज के पुत्र श्रेयांश आयु 9 माह को MR टीका का एवं साथ ही पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे दिसंबर माह प्रदेश में तथा विशेष रूप से कानपुर में छूटे हुए बच्चों की टीकाकरण समर्पित है। इसी दौरान यहां बुधवार और शनिवार को जनपद के कुल 502 टीकाकरण केंद्रों पर सभी योग्य बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कुल 12 गंभीर बीमारियों से सुरक्षा देने वाले टीके अत्यंत आवश्यक है। नियमित टीकाकरण श्रृंखला में जो बच्चे किसी कारणवश छूट जाते हैं उन्हें दिसंबर माह में विशेष राउंड के अंतर्गत चिन्हित कर टीका लगाया जाता है। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि टीकाकरण उत्सव 31 दिसंबर 2025 तक संचालित किया जा रहा है। इस अवधि में 0 से 5 तक के सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। टीकाकरण बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और ये स्वस्थ भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिले में स्वस्थ समाज एवं सुरक्षित कल हेतु सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड महामारी के समय हमने देखा कि टीकाकरण का कितना अधिक महत्व है। बहुत सी बीमारियां केवल समय पर टीका लगवाने से रोकी जा सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकती है। सभी माता पिता यह सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा जनपद के सभी नागरिक अपने आसपास के सभी परिवारों को जागरूक करें और अधिक से अधिक बच्चों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुँचाने में सहयोग दें। दिसंबर माह में पूरे प्रदेश में और कानपुर नगर में भी जो छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण अभियान है उसका शुभारंभ हो चुका है। उसी क्रम में यहाँ पर आज बेना झाबर कानपुर नगर में फराजी के बच्चे को पिलाया गया है, उसकी पोलियो की दवा पिलाई गई है। 7 बार में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 12 बीमारियों से सुरक्षा के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं और जो बच्चे छूट गए हैं अपने नियमित अभियान में 2 वर्ष तक के अवधि में, उन सभी बच्चों को दिसंबर में हम लोग मॉपअप राउंड करते हैं। और उसी क्रम में यहाँ पे JSI हुदा जी के सहयोग से और हमारे CMO साहब और पूरी टीम जो टीकाकरण की है और आंगनवाड़ी केंद्र जो कि हमारा है तो आंगनवाड़ी विभाग और ANMs के सहयोग से स्थानीय लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। और इसका प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि जो बीमारियां बहुत आसानी से जिनसे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं टीका पिला के, अगर हम उसमें लापरवाही करते हैं तो बाद में जटिलताएं होती हैं। और हम सबने देखा है कोरोना के दौरान भी कि टीकाकरण की कितना अधिक महत्ता है। तो इस क्रम में मैं सभी कानपुर नगर वासियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों का जो टीकाकरण कार्ड है उसको चेक कर लें। अगर कोई भी टीकाकरण बीच में छूटा हुआ है तो इस अवधि में दिसंबर माह में हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर उन बच्चों को टीकाकरण से आच्छादित करें ताकि बच्चे आपके सदैव स्वस्थ और निरोगी रहें। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। देर रात अज्ञात ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया है। मृत घोषित होने पर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जांच में जुटी है। मानिकपुर थाना मऊदारा गांव में हुए ट्रैक्टर व बाइक में टक्कर। कौशाम्बी में अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे दोनों लोग।
खबर श्रावस्ती से है, जहां जनपद नीति आयोग के अनुसार पिछड़े जिलों में शुमार होते हैं। आपको बता दें, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए नीति आयोग बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। वहीं सरकार के द्वारा एनीमिया के मरीज और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली आयरन की दवाएं कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही हैं, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। यह दवाएं कहीं और नहीं बल्कि खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस के अंदर लगे कूड़े के ढेर में पाई गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे मरीज को सही इलाज ना मिलने की बात हो या फिर कूड़े के ढेर में आयरन दवाओं का मिलना, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि श्रावस्ती जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में ही कूड़े के ढेर में गर्भवती महिलाओं और एनीमिया के मरीजों को मिलने वाली आयरन की दवाओं का ढेर लगा हुआ है। इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो गए। वहीं आपको बताते चले कि श्रावस्ती की स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर उनको बनाने के लिए जहां नीति आयोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वहीं श्रावस्ती की स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हो चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा मामला इन दिनों इकोना अस्पताल में चल रहा है। दवाएं कोल्ड चैन के बगल में आयरन की पड़ी मिली है, क्या है मामला? आयरन टैबलेट की सप्लाई हमारे यहाँ नहीं होती है, कोई बाहरी आदमी को दिया होगा। इसकी मैं जांच करा रहा हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको FIR भी करवाऊँगा। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में पुलिस ने रोहिंग्या और साथ ही बांग्लादेशी खिलाफ चलाया अभियान। आपको बता दें, अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों से पुलिस ने किया पूछताछ। ठाकुरगंज में बांग्लादेशी महिला नरगिस के पकड़े जाने के बाद पुलिस मुख्यालय के सख्त निर्देश के बाद चेकिंग अभियान शुरू हुआ है। अभियान में झुग्गियों में रहने वाले हर व्यक्ति के दस्तावेज की गहन जाँच की जा रही है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के डालीबाग में बांग्लादेशियों के कागजात की भी जाँच की गई है। कानपुर में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिसंबर से हार्ट अटैक जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके हाल के अटैक और साथ ही शुरुआती लक्षणों में तुरंत किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि इस समय पहचान और समय पर इलाज किसी भी जीवन को सुरक्षित कर रख सकता है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर सीने में तेज दर्द, पसीना, जी मचलना और साथ ही बाह में झुंझुनाहट जैसे लक्षण एक साथ दिखाई दे तो बिल्कुल हल्के में ना ले और तुरंत अस्पताल पहुंचे। अभियान का लक्ष्य है हर घर तक यह संदेश पहुंचाना कि हार्ट अटैक में देरी नहीं, समझदारी जरूरी है। लक्षण समझें, सतर्क रहें, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं कि हार्ट अटैक आज केवल उम्र दराज लोगों में नहीं है, बल्कि युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हार्ट अटैक के दौरान सबसे जरूरी है पहचान और तुरंत मेडिकल मदद मिलना। सीने में भारीपन, तेज जलन, बाईं बाह में दर्द या फिर झुंझुनाहट, ठंडा पसीना या फिर कोई भी संकेत शरीर में उस समय रहते हैं। और साथ ही अभियान में लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकती है और साथ ही किसी भी प्रकार की दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे। अभियान की टीम घर घर जाकर बाजारों और चौक चौराहों पर जाकर लोगों को पर्चे बांट रही है। ये हम लोग प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत करते हैं। हार्ट अटैक से संबंधित 3 दवाएं हैं। ये 3 दवाएं हैं। किसी को भी हार्ट अटैक आए या हार्ट अटैक का आहट महसूस हो, उसके लक्षण दिखाई दे, जैसे कि सीने में दर्द, हाथ में झुंझुनाहट, पसीना आना, ये सब एक साथ दिखाई दे, समझिए आपको हार्ट अटैक आया है। इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये 2 दवाएं तुरंत एक गोली ले ले पानी से, और ये 2 दवाएं, ये जो दिल नुमा आकार की दवा है, इसको जीभ के नीचे रखना है। तुरंत आपका जो हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की आप तरफ जा रहे हैं वो रुक जाएगा, अस्पताल पहुंच जाएंगे। और छोटा मोटा हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है दवा की जरूरत भी ना पड़े।
लेकिन उसके बाद डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ये भी हम सबसे कह रहे हैं, डॉक्टर के पास जरूर जाइए। लेकिन तुरंत हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर से रोकने के लिए ये दवाएं कारगर है। आज हम लोग यहाँ पर ये भारत माता प्लाज्मा स्थल घंटा घर 1000 ये राहत किट, ये जो किट है इसको राम किट भी बोला जाता है, रामबाण की तरह काम करती है, इसे राम किट बोला जाता है। ये दवाएं हम लोग बांट करके इस अभियान की आज शुरुआत कर रहे हैं। पूरे सर्दी सामने देखो, पूरे सर्दी ये दवाएं बांटी जाएंगी और लगातार हम लोगों को जागरूक भी करते रहेंगे किस तरह दवा का इस्तेमाल करें। और सर्दी से बचाव भी बहुत ज़रूरी है, सबसे निवेदन करेंगे सर्दी से बचाव के लिए बिल्कुल भी तब ये ना सोचे कि हमें सर्दी लगेगी नहीं। हमारे बहुत साथी ऐसे जिनको सर्दी लगी, इधर कई लोगों को जुकाम में बुखार है, तो वो सर्दी में कपड़े खूब पहने, ये ध्यान रखें दवाएं अपनी जेब में पर्स में रखें, एलर्जी वालों क्योंकि पर्स में नहीं, एलर्जी वाले को कोई मना नहीं, कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन जो बहुत खास एलर्जी कुछ हो, लेकिन छोटी मोटी एलर्जी में कोई मना नहीं है। ये अपनी जेब में पर्स में अवश्य रखें, पर्स में रखेंगे तभी आपके काम आएगी। धन्यवाद। जनपद बरेली के थाना सिरौली के गांव बसंतपुर के रहने वाले फूल सिंह अपनी इकलौती बेटी 22 वर्षीय लक्ष्मी की शादी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर के रहने वाले सत्येंद्र पुत्र धनपाल के साथ हिंदू रीति रिवाज के चलते धूमधाम से की गई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के प्रति प्रताड़ित करने लगे थे और दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चेन और लक्ष्मी इकलौती संतान होने की वजह से उसके पिता की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगे थे और लाठी डंडों से उसकी पिटाई भी करते थे। आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लक्ष्मी अपने ससुराल में घर के कमरे में फांसी पर लटकी हुई थी। मायके वालों को अन्य लोगों के द्वारा जब सूचना मिली तो उसका पिता फूल सिंह लक्ष्मी की ससुराल पहुंचा। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो ससुराल वाले सभी लोग गायब थे। लक्ष्मी के पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्ष्मी के पिता फूल सिंह ने लक्ष्मी के पिता सत्येंद्र, सास धन देवी, जेठ ओमेंद्र और पुष्पेंद्र नदन शुरमिली के ऊपर दहेज हत्या की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रकाश कब्बाई करती है अपने, आज जमीन नाम करवाओ। जमीन क्यों मांगते थे? क्या हाँ, लड़की के नाम में जमीन करवाओ। क्यों, ऐसा क्या था? है, हमने सब सौदा मांगी थी, सब सौदा दी थी। 3 बीघे में जमीन ब्याह करा था इसका। ये आपकी इकलौती संतान? इकलौती है, कोई ना है लड़की ना और कोई लड़का। अच्छा, कब हुई थी शादी? क्या हो गई करीबन पिछले साल में हुई थी। कहाँ की थी आपने शादी? मिजाजपुर। उसके पति का नाम क्या है? सत्येंद्र। खबर सीतापुर से है, जहां भाजपा विधायक के खिलाफ भीम आर्मी ने बोला हल्ला। आपको बता दें, धरना प्रदर्शन कर विधायक का पुतला फूंकने का किया प्रयास। सीओ सिटी विनायक भोसले की मुस्तैदी ने पुलिस ने छीना पुतला। आपको बता दें, पुलिसकर्मी और साथ ही विधायक का पुतला लेकर चौराहे से भागे हैं और विधायक ज्ञान तिवारी के नीले कबूतर कहने पर भड़के थे कार्यकर्ता। विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद गरमाया था मामला। अंबेडकर पार्क में एकत्र होकर लालबाग पहुंचे थे कार्यकर्ता। सेवता से भाजपा के विधायक है ज्ञान तिवारी। मर्यादित टिप्पणी भीम आर्मी और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं पर करी थी, उसके एवज में, उसके विरोध में हम लोगों ने, हमारे माननीय दोनों जिलाध्यक्षों ने, भाई विजदीप चौधरी जी, भाई राकेश राजवंशी जी ने 4 दिन पहले एक ज्ञापन सौंपा था पुलिस कप्तान साहब के पास। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हम लोगों ने कहा था कि आज चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता, महबूब नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आज जन्मदिवस भी हुए, तो चूंकि वो संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने संघर्ष की नई क्रांति, नीली क्रांति लाए हैं, तो सबसे उपयुक्त दिन हम लोगों को इस संघर्ष का आंदोलन करने का आज उनका जन्मदिवस के अवसर पर ही मौका हम लोगों को सूझा। हमारे दोनों जिलाध्यक्षों ने तय किया कि आज भाई का जन्मदिन हम लोग ज्ञान तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन करके हम लोग भाई का जन्मदिन मनाएंगे। हमारी मांग ये है कि जो भी सुसंगत धाराएं हैं, जिसमें प्रकरण में इसमें FIR बनती है, सुसंगत धाराओं में वो FIR दर्ज करी जाए। हम लोग चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, हम लोग चले जाएंगे। और अगर आज DM साहब को ज्ञापन देने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे, दोनों जिलाध्यक्षों ने जो फैसला लिया है कि हम लोग आगे बहुत जल्द अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, क्योंकि अब विधायक जी ज्ञान तिवारी, आप ये समझ लो कि हम लोग वो पुराने वाले दलित नहीं है। आप लोग समझो, हम लोग चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। जब तक के FIR नहीं होगी, और बाज हैं हम लोग, नीले बाज, जब तक के FIR नहीं होगी तो इन नीले बाज की चुभन आपको राजनीतिक रूप से हमेशा लगती रहेगी। राजनीतिक पतन तो आपका तय है।
पिछले विगत दिनों हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के दोनों जिलाध्यक्षों ने कप्तान साहब से मिल के जो बहुजन समाज का अपमान करने का काम सेवता विधायक जी ने किया है। आप मान के चलिए, एक किसी भी जनप्रतिनिधि, बहुत सम्मानित जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको सत्ता के नशे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो आए दिन कभी दलित समाज को, कभी मुस्लिम समाज को, कभी पिछड़े समाज को, कभी सिख समाज को, और यहाँ तक कि वो अपने ही समाज को भी कई बार उल्टा सीधा कह देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कभी किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने गरिमा बनाए रखनी चाहिए, अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, और इस तरीके से किसी भी समाज के लिए, किसी भी संगठन के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस क्रम में हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने आज विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। और जैसा कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी ने बताया है कि आने वाले समय में यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए आमरण अनशन भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। और हम लोग चाहते हैं संविधान की सुसंगत जो भी धाराएं लग रही हों उसके तहत कार्रवाई हो, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बिसौली के मोहल्ला कटरा का रहने वाला 25 वर्षीय शारिक पुत्र सूखे अपने भाई आरिफ के साथ घर पर अकेला रहता था और कस्बे में बक्से की दुकान दवतोरी रोड पर चलाता था। कल शाम को 8 बजे लगभग वह अपनी दुकान से गायब हो गया था और वापस नहीं लौटा। आज सुबह 2 शारिक बिसौली कस्बे में डी पॉल स्कूल के पीछे पूरा बाग में पेड़ पर लटका हुआ राहगीरों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी। परिजन सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शारिक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। पानी की टंकी पर दिन दहाड़े चोरी, कमरे का ताला तोड़कर केबल सरिया सहित कई सामान पारा। आपको बता दें, पचदेवरा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में अज्ञात चोरों ने बीती दोपहर पानी की टंकी के पास बने कमरे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर यहां से केबल, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी होने पर मौके पर भीड़ जुट गई है। ग्रामीणों ने बताया कि दिन दहाड़े हुई इस चोरी से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस चोरी की तलाश में जुटी है। खबर महोबा से है, जहां जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में एसआईआर के काम के दबाव में एक शिक्षा मित्र की जान ले ली काम ने। आपको बता दें, सोमवार शाम से लापता चल रहे 50 वर्षीय शिक्षा मित्र शंकर लाल राजपूत का शव बुधवार सुबह गांव के पास स्थित कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कुएं से बाहर निकलवा कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर के बाद परिवार, ग्रामीणों और सहकर्मियों में शोक का आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें कि मृतक शंकर लाल पाव गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है। 17 नवंबर से एसआईआर कार के तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ ब्रजेंद्र सिंह के सहायक के रूप में ड्यूटी उनकी लगाई गई थी। इस दौरान घर घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाताओं की जानकारी जुटाने और ऑनलाइन एंट्री करने का काम सौंपा गया था। परिजनों का कहना है रोजाना 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस कारण उन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। घर में भी वे अक्सर एसआईआर के काम को लेकर बढ़ते बोझ और अधिकारियों के दबाव की चर्चा करते थे। और साथ ही मृतक के भतीजे ब्रजेंद्र और जितेंद्र ने भी आरोप लगाया है कि क्षमता से अधिक काम का मानसिक दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बीएलओ ब्रजेंद्र सिंह ने भी स्वीकार किया है कि एसआईआर में दबाव अत्यधिक है। उन्होंने बताया कि 1344 मतदाताओं में फॉर्म भरने की जिम्मेदारी उन्हें मृतक शंकर लाल को मिली थी और घर घर जाकर जानकारी लेना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।
घटना हो गई। हमारे पापा जो SIR के फॉर्म भर रहे थे उसमें ड्यूटी लगी थी। अधिकारियों को ज़्यादा प्रेशर होने के कारण इसी कारण वे परेशान रहते थे। 2-3 बार उन्होंने घर पर भी बताया है। रात में सो नहीं पाते थे, रात में भी कॉल आती थी उनकी। इसी कारण वो बहुत परेशान थे और इसी का हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। जब आज देखा तो कुएं में डले थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरे चाचा जी हैं। अच्छा। तो BLO के उस पे पद पे थे। अच्छा। टीचर थे। हाँ। तो शनिवार से ये डिप्रेशन में थे और काम करते करते सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। शनिवार से पता नहीं चला इनका, 1-2 दिन इधर उधर रहे। इसके बाद सोमवार से कोई पता नहीं चला और ये काम से सबसे ज़्यादा परेशान थे। घर पे भी इन्होंने बताया है कि मैं इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुबह से शाम तक काम करते थे, रात में भी काम करते थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी जिक्र किया इस बात? हाँ, जिक्र किया है। क्या बोलते थे? घर में यही कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत परेशान रहता हूँ इस काम से। कितना बड़ा क्षेत्र है उनका BLO का जहाँ वो काम कर रहे थे? कितना बड़ा क्षेत्र होगा? गांव है हमारा पावा पूरा गांव। हाँ। कितनी? 1350 वोटर थे। जी सर, अभी तक BLO का काम करते रहे। हाँ। तो उसी से लेकर परेशान थे। अच्छा। क्योंकि सुबह 6 बजे से वो द्वारे में बैठ जाती थी कागज लेके और जो गांव के लोग हैं तो ज़्यादातर भी पहचानते हैं तो उन्हीं के पास आते थे लोग। तो वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि रात न दिन खाना नहीं खा पाते थे सुकून से। क्या ऊपर से प्रेशर। तो उन्होंने शनिवार तक तो काम किया है, रविवार को। इसके बाद सोमवार को वो शाम से लापता है। घर से ये कह के गए थे कि मुझे कुछ कागज रह गए हैं वो भर आए, ऑनलाइन करेंगे। फिर इसके बाद तो उसी शाम से नहीं मिले। ये मेरे विद्यालय में तैनात थे। 19 तारीख से इनकी SIR में ड्यूटी लगा दी गई थी, सहायक में। और SIR का दबाव तो है ही है, क्योंकि उतना काम नहीं परसेंटेज में हो पा रहा, गांव में लोग नहीं हैं। इस वजह से इनको लगाया गया था सहायक पद पे। बाकी अब मैं इस बारे में कुछ ना कह पाऊंगा। कैसे मौत हो गई, क्या लग रहा है आप लोगों को? कितना परेशान चल रहे थे? अब परेशान तो सारे BLO हों चाहे सहायक हों, सब परेशान हैं। मेरे यहाँ 5 दिन बराबर BLO यहीं लेट के कार्य किया है। विद्यालय में रहे हैं रात में और दिन में गांव में काम किया है। आज भी उसकी चिनारी गद्दे डले हैं। अब उसमें यही था कि वो जैसे घर घर जाते थे तो कई बार कई जानकारी ऐसी नहीं दे पाता था आदमी जो है। महिला पक्ष की ज़्यादा समस्या होती थी कि वो उनके बार बार जाना पड़ता था। तो यही कहते थे कि मुझे तो जो है उनका जो है अन्य लोगों को मिल जाता है लेकिन माई के पक्ष की जानकारी नहीं मिल पा रही। तो कभी बहुत डिप्रेशन में हो जाते थे। कुल कितनी आबादी का काम आप लोग संभाल? हम लोगों के पास था वही 1350। अच्छा। 1350 दूसरे के पास, उनके बाद 1390 उनके बाद दूसरे BLO साहब के पास काम है और 1344 करीब हमारे पास थे। प्रेशर क्या था? रोजाना कितने आपको फॉर्म भरने अनिवार्य हो रहे थे? फॉर्म क्षेत्र से लेके भी आने तो वो लास्ट में उनको कांटेक्ट करके जो ऑनलाइन भी करना था। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो ऑफलाइन का था। ऑफलाइन में क्या आए दिन जो है ताले लगे, बगल से जानकारी लो, उनकी भी सही जानकारी, ऊपर से भी क्योंकि यही प्रेशर रहता है कि पता चला कि मालूम चला आज गलती हमने कर दी उसमें और कल के दिन फिर अधिकारी कहने लगता आपने गलत जानकारी क्यों भर ली है। आज तो वही चीज़ है जो है थोड़ी दिक्कत कर रही है। एक दिन में कितने फॉर्म पहुंचाने होते थे? कुछ तो टारगेट हो। खबर हरदोई से है, जहां चलते वक्त पिकअप में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बची जान। आपको बता दें, स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड ने टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। जनपद के 52 रोड पर सोमवार दोपहर चलते फिरते एक पिकअप वाहन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वाहन से धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और कूदकर अपनी जान बचाई है। कुछ ही क्षणों में पूरी पिकअप आग की लपटों में घिर गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है और टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है।
खबर चंदौली से है, जहां डीडीयू आरपीएफ को कोचिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद कैश का आरोपी नहीं दिखा पाया कोई भी सबूत। कुल 35,33,000 कैश हुआ बरामद। डीडीयू आरपीएफ ने आयकर विभाग को दिया सूचना। आरोपी रत्नेश वर्मा यूपी के मऊ जिले का बताया जा रहा निवासी प्रयागराज से वाराणसी ले जाया जा रहा था बरामद कैश। आपको बता दें, हवाला से जुड़ा मामला बताया जा रहा। आरपीएफ की टीम ने फुट ओवर ब्रिज से आरोपी को किया गिरफ्तार। इधर हमारे क्या है मामला? आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त चेकिंग डीडीयू जंक्शन पर की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को बैग के साथ देखा गया, जिसपे मैंने उससे पूछताछ करने पर उसके पास कैश देखा गया। कैश की मात्रा जो कि ज्यादा थी, तो उसको ला करके पोस्ट पे उससे जब अग्रिम जांच पड़ताल की गई तो उसके पास कुल 35,33,760 रुपए बरामद पाए गए। चूंकि इतना हैवी कैश लेके जा रहा था, तो मामला आयकर विभाग से संबंधित पा करके संबंधित आयकर विभाग वाराणसी की टीम को सूचित किया गया है। आयकर विभाग की टीम जो है मौके पर आ चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से कहाँ लेकर पैसा जा रहा था, और प्रारंभिक पूछताछ में क्या पता चला है, किस तरह का पैसा है ये? इसका नाम जो है रत्नेश कुमार वर्मा है, जो कि महू आइमा प्रयागराज का रहने वाला है। इसने प्राथमिक पूछताछ में इसने बताया है कि यह जो है प्रयागराज से लेकर के और बनारस में कहीं जा रहा था, किसी को देना था। कोई पेपर वगैरह नहीं था इसके पास? कोई भी वैध कागजात इसके पास नहीं पाए। क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें जो है आयकर विभाग द्वारा इनसे जो है अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मामले में उसमें उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। बारात की लाइट सज्जा एवं ऑटो गैराज में अगर बाल श्रमिक मिले तो होगी सख्त कार्रवाई। आगाज टाइम्स की टीम से खास बातचीत में बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से ना कराए जाए कार्य, पढ़ाई की उम्र में काम करने पर होगी कार्रवाई। सहायक श्रमायुक्त एमएल पाल ने अपने कार्यालय में बैंड बाजा और रोड लाइट लगाने वाले सभी मालिकों की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम कराना कानून के खिलाफ है। वहीं 18 साल से कम उम्र के किशोरों से खतरनाक काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है और साथ ही अधिनियम के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराया तो 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 6 महीने से 2 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है मथुरा को बाल श्रम में पूरी तरह से मुक्त करना। इसी क्रम में औद्योगिक संगठनों, ऑटो गैराज, बारात घर, होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदारों, बैंड बाजा, रोड लाइट, कैटरिंग आदि से जुड़ी सभी कारोबारियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी हाल में बच्चों से काम ना कराएं। सरकार ने भी 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच गहन अभियान चला रही है चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करने के लिए, और प्रदेश को 2027 तक जो मुहिम रखी गई है कि इसको बाल श्रम से मुक्त किया जाए, उसी क्रम में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मथुरा जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज एक टीम बनाई गई है जो पूरे जनपद में जहाँ भी बाल श्रम होता दिखेगी तो उसको बाल श्रम को रेस्क्यू करके और उसके पुनर्वासन, आर्थिक पुनर्वासन और शैक्षिक पुनर्वासन के लिए प्रयास करेगी पूरी टीम। इसके साथ साथ जो नियोजक हैं, नियोजक विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 1 तारीख से लेकर के अभी 1-2 आज तीसरा दिन है, आज भी अभियान चलेगा। लेकिन 2 दिनों में हमने विभिन्न होटल, ढाबों, कपड़े की दुकान और ऑटो गैरेज पे छापे मार करके 10 प्रतिष्ठानों पे छापे मार करके हमने अभी तक 10 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया है और उनके नियोजकों को नोटिस दी है। अगर सही समय पे उन्होंने समुचित प्रत्युत्तर नहीं प्रस्तुत किया तो उनके विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि अगर 14 साल के नीचे का बालक है तो ऐसे नियोजकों के विरुद्ध न केवल प्रोसिक्यूशन कार्रवाई होगी बल्कि उनसे मिनिमम 20,000 रुपये की रिकवरी का प्रावधान है और सीजेएम कोर्ट में भी जो सज़ा का प्रावधान है उसमें कम से कम 20,000 रुपया, अधिकतम 50,000 रुपया और का उनसे दंड है और सज़ा के रूप में मिनिमम 6 माह और अधिकतम 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। क्या सर अभी तक ऐसा कोई पाया गया है, ऐसा कोई व्यापारी या जिसके यहाँ ज़्यादातर बच्चे पाए गए हों ऐसे, जब उन पर चालान की कार्रवाई की गई हो? नहीं, ऐसा कोई व्यापारी पर्टिकुलर नहीं है,
लेकिन हम अलग अलग सेगमेंट में छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर्स भी हैं जी, DPO साहब के यहाँ से टीम रहती है, चाइल्ड लाइन की टीम रहती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंस्पेक्टर साहब रहते हैं। तो पूरी एक टीम जो है काम कर रही है, जिसमें अभी तो जो टीम DM साहब ने बनाया है उसमें समस्त SDM साहब भी, समस्त CO साहब हैं, ABC हैं, सहायक विकास अधिकारी हैं, समस्त BDOs हैं। तो ये सारे लोग टीम के हमारे मेंबर हैं और सारे लोग मिल करके कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई का उद्देश्य, कार्रवाई के साथ साथ हम अवेयरनेस का भी प्रोग्राम करा रहे हैं। विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे व्यापारिक संगठन हैं, औद्योगिक संगठन हैं, ऑटो गैरेज के संगठन हैं या हॉस्पिटल्स एसोसिएशंस हैं, इनके साथ जो समाज का ऐसा तबका जो श्रमिक को नियोजित करता है, उनके बीच हम जा कर के उनके साथ बैठकें भी कर रहे हैं। बैठक की इस बात के लिए कर रहे हैं कि उनको जागरूक हो सके। जब तक समाज पूरा नहीं लगेगा तब तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वह पूरा नहीं हो सकता है। जब पूरा समाज लगेगा तभी जा कर के बाल श्रम से हम मुक्त करा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराना है तो मथुरा जनपद सबसे पहले सर्वोच्च स्थान पे क्यों नहीं हो सकता है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने जो निर्देश दिए हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ पूरा प्रशासन काम कर रहा है। सर, देखा जा रहा है व्यापारियों में कुछ मतलब सोच में है कि मतलब जो बाल श्रम, जो बच्चे हैं 14 वर्ष की आयु में बाल में आते हैं और जो उनके जो ऊपर हैं किशोर अवस्था में, तो वो किस तरीके से मतलब उनको गैस कर सकते हैं कि बाल में है या उसमें है? देखिए, एक तो उनसे हम लोग उनका उम्र पूछते हैं जी, ठीक है। अब कुछ देखने में लग जाता है 14 साल के ऊपर बच्चा है। जहाँ सस्पेक्टेड होता है कि 14 साल है या 14 साल थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे, ऐसी दशा में या 14 साल के नीचे है पूरी तरह से, तो हम लोग उनको CMO साहब के यहाँ मेडिकल कराते हैं जी। मेडिकल के परीक्षण के बाद अगर 14 साल का उसमें आ जाता है, 14 साल से कम है, तो ऐसे सारे बच्चों को फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपको बता दें, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो अध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित जी हैं, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सहयोगात्मक रूप उनका रहता है और वह खुद भी इस बात से सहमत रहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को कार्य से मुक्त कराया जाए। तो उनके समझ पेश करते हैं। फिर जहां वो उनके मदर फादर को जिस रीत से उनको देना होता है, फिर वो सौंपते हैं। कुछ दिन पूर्व में सर आपके द्वारा अभी व्यवसाय को जो लोग हैं उनके साथ में मीटिंग की गई थी, जिस तरीके से बैंड बाजे वाले हैं या ऑटो पार्ट्स वाले गैराज जिनके चल रहे हैं, तो उनको लेकर भी आपने उनको भी इस अभियान के तहत सक्रिय किया था। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला कि कहीं ना कहीं आप जो अभियान चला रहे हैं उसमें लाभदायक। देखिए, अभी विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो है, जैसे मैंने होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ में, व्यापारी प्रतिष्ठानों के साथ में और कैटरर्स के साथ में, उनके साथ बैठक किया। अभी एक दो दिन में औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो समस्त जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हम सबके साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं, अधिक से अधिक जागरूक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब तक पूरा समाज नहीं लगेगा तब तक हम किसी कुप्रथा का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी एक सामाजिक कुप्रथा है और एक सामाजिक अपराध है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, दुर्भाग्य से उन बच्चों के हाथ में औद्योगिक औजार होते हैं, वो काम करने के लिए बाध्य होते हैं और काम इसलिए नहीं करते हैं। तमाम लोग इस तरह का एक वो देते हैं कि बच्चे गरीबी है। गरीबी एक कारण नहीं है। गरीब बच्चों से काम कराने पर बिना किसी प्रतिरोध के बच्चा 8 से 10 घंटे तक काम करता है। आप किसी कैटरिंग वाले के यहाँ एक बार हमने छापा मारा था, तो बच्चा 10 घंटे से काम कर रहा है और उसे बहुत कम या अत्यल्प मजदूरी दे करके बिना किसी प्रतिरोध के काम करता है। इसलिए मैं समाज के बीच जा रहा हूँ, अवेयर भी कर रहा हूँ और नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहा हूँ। तो जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस बाल श्रम को लेकर? जनपद वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से आपका अपना जनपद मथुरा माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने के अनुरूप प्रदेश में सबसे पहले बाल श्रम से मुक्त हो, इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंची है। देओल परिवार ने मीडिया से बनाई दूरी। हरिद्वार में बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां पहुंचने के बाद शहर का माहौल भावुक हो गया। देओल परिवार ने पीलीभीत हाउस के घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पूरे कार्यक्रम को शांत और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पीलीभीत
के आसपास और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल सहित परिवार के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही परिवार कल से पीलीभीत होटल में ठहरा हुआ था, जहां अस्थि भी सुरक्षित रखी गई थी। देओल परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखने का फैसला लेते हुए पूरे कार्यक्रम को निजी रूप से करने का निर्णय लिया है, ताकि अंतिम विदाई सम्मान और शांति के साथ पूरी की जा सके। रुड़की के मंगलौर के मोहल्ला किला के रहने वाले नसीम को चौकी प्रभारी और विद्युत विभाग की गलती का खामियाजा अपनी ई रिक्शा से बेचकर चुकाना पड़ा है। हालांकि उसे अभी भी न्यायालय से राहत नहीं मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोहल्ला किला के रहने वाले नसीम ने बताया कि सन 2020 में मोहल्ला किला के नसीम अंसारी के घर पर विद्युत विभाग का छापा लगा था, जिसमें उसके मीटर में सनटन पाया गया था और नसीम अंसारी के पिता का नाम भी सेम था और उनके मकान में लगभग 200 मीटर का फासला था। और अब चौकी प्रभारी द्वारा कोर्ट में नसीम अंसारी के बदले नसीम नाम की रिपोर्ट न्यायालय में भेज दी गई थी, जिसके बाद नसीम को न्यायालय ने तलब किया और वकीलों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा है, जिसके चलते वह आर्थिक स्थिति के कारण अपना ई रिक्शा बेचकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहा। इसी बीच नसीम ने विद्युत विभाग से सूचना के अधिकारी में जब मीटर चोरी के लिए वालों का नाम जानना चाहा तो उसमें नसीम अंसारी का नाम खुलकर सामने आया है। जी 2020 में मोहल्ले किले में बिजली के छापे लगे। जैसे ही छापे लगे, जिस घर पे छापा लगा उसका मीटर उतार के बिजली विभाग की टीम ले गई। उसमें संट पाया गया मीटर में, और वो बशीर नसीम अहमद अंसारी, बाप का नाम बशीर अहमद, वो मोहल्ला किला का मामला है सारा, और मैं भी मोहल्ले किला का ही हूँ। लेकिन वो मीटर किसी और का उतरा हुआ, और चौकी इंचार्ज साहब जांच के लिए आए। जैसे एफआईआर हुई, जांच के लिए आए, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लेके मुझे मुजरिम साबित कर दिया। तो कोर्ट में मेरा आधार कार्ड चला गया, मेरे वारंट हो गए समझ आ गए वहाँ से। तो मैंने सूचना का अधिकार मांगा पुलिस से, वहाँ से बिजली विभाग से। तो सूचना में जो आया मीटर नंबर ये है और नसीम बशीर अंसारी है, जबकि मेरे नाम कोई कनेक्शन नहीं है। और मोहल्ले में आके किसी से आधार कार्ड उन्होंने मंगा लिया हो घर से, वो आधार कार्ड लगा दिया, तो कोर्ट में मैं मुजरिम साबित हो गया सर। उसके बाद क्या हुआ? मेरे वारंट हो गए जी। अब क्या परेशान हुई जी कि मैं बेरोजगार हो गया। मैंने अपना घर बेच के 1,70,000 का रिक्शा लिया था, ई रिक्शा। अब उसे आनंद फानंद में 80,000 में बेचा, और 4 बच्चे हैं, बेरोजगार हो गया। अब उनका भी पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको ये सब चीज ये पता लगी जब पुलिस वाले लेके समझ लेके आए। उन्होंने कहा ये बिजली का छापा लगा हुआ, ना तो इससे पहले कोई नोटिस आया मेरे पास, ना कुछ आया। तो जब समझ ले गया तो फिर उसमें टाइम कम था, वो तारीख लेने के लिए गए तो वहाँ वारंट हो गया। फिर मैंने कागज निकलवाए, बिजली घर से मंगवाए, कुछ निकलवाए, और सूचना मांगी। फिर सूचना में आया कि नसीम अहमद अंसारी के यहाँ है, जिसमें मीटर नंबर ये है। और मैंने पेटीएम पे निकाल के देखा, उसमें भी नसीम अहमद अंसारी आ रहा हो लिखा। तो किसका कारण मानते हैं जो परेशानी आपके साथ? ये जो LIU साहब जांच करने के लिए आए थे, उनकी लापरवाही है। और बिजली वालों की भी, उन्होंने सही एड्रेस नहीं FIR कराई। जो बिजली विभाग के जेई साहब है, उन्होंने सही एड्रेस पे वो नहीं कराई FIR। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 पेटी शराब, 570 ग्राम चरस और 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपियों को पुलिस ने धारा 60 और NDPS के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर सभी तस्करों को जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली परिसर में CO पूर्णिमा गर्ग ने किया है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। शराब तस्करी में गिरफ्तार आरोपी की पहचान विदित थापा निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है, जबकि चरस तस्कर का नाम गजेंद्र निवासी शीशम झाड़ी है। स्मैक तस्कर की पहचान मोनू देवनाथ उर्फ बाटली निवासी मायाकुंड के रूप में हुई है। मोनू पहले भी आपराधिक वारदातों को करने के मामले में जेल की हवा खा चुका है। देखिए, इसमें ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कल 3 मेजर रिकवरीज हुई हैं। इसमें से एक तो आपकी है
अवैध शराब पकड़ी गई है शामपुर चौकी क्षेत्र से, जिसमें 4 पेटी आपकी देसी शराब की बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इसमें एक हमारे को वाहन, एक स्कूटर भी इसमें हमें बरामद हुआ है। इसी क्रम में एक लगभग 6 ग्राम स्मैक भी पुराने रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुई है और इसमें एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच इसमें की जा रही है और बाकी इन लोग कहाँ से लाते हैं, आगे का क्या इनका लिंकेजेस रहते हैं, उसके बारे में भी गहनता से विश्लेषण इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी क्रम में कल 567 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है एक व्यक्ति से ट्रांजिट कैंप के पास। इन आरोपियों की क्या पहचान हुई है? इन आरोपियों की पहचान है कि आपका जो अवैध जिसमें जो चरस करी गई है वो व्यक्ति बता रहे हैं ये शीशम झाड़ी का रहने वाला है और ये लगभग 58 वर्ष का है। बाकी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसकी जांच गहनता से की जाएगी। इसमें आपका जो स्मैक है वो एक देवनाथ बाटली नाम का आदमी है जो मायाकुंड का रहने वाला है। 28 वर्ष का ये व्यक्ति है। जो शराब बरामद की गई है वो आपके शामपुर का रहने वाला व्यक्ति है, 18 वर्ष का है ये लड़का और इसमें आपकी और जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।